तो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में आज हम तीसरे वंश पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है तुगलक वंश। और ये वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक चला था। तो इस वंश में सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि स्टार्टिंग में इस वंश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलक, जो गाजी मलिक हैं या उनको तुगलक गाजी कहा जाता है या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 18 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। यूँ कहें तो जब खुसरो खां को 5 सितंबर को पराजित किया था, उसके 13 दिन बाद 18 सितंबर को गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा काल जो चला था वो तुगलक वंश का चला था, लगभग 78 वर्षों तक। खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम समय तक चला था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और जो सबसे लंबा काल चला था वो चला था तुगलक वंश का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इस वंश का संस्थापक था वो गाजी मलिक था या गयासुद्दीन तुगलक था। तो अब पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो इसने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक 5 वर्ष तक इसने शासन किया था दिल्ली पे। इसने 5 वर्षों तक गयासुद्दीन तुगलक ने शासन किया था। इसे तुगलक वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसने अपना राज्याभिषेक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से कराया था। वैसे इसको गाजी मलिक कहा जाता था, लेकिन इसने जो अपना राज्याभिषेक करवाया था वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से करवाया था। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नहरों का निर्माण करवाने वाला ये दिल्ली सल्तनत का लगभग प्रथम शासक था। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था। और नहरों का निर्माण कराने वाला जो गयासुद्दीन तुगलक है, ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। और इसने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नगर स्थापित किया था। दिल्ली के समीप में पहाड़ियों के पास में तुगलकाबाद नगर का स्थापित किया था। और ये जो तुगलकाबाद नगर था ये रोमन शैली पर आधारित था। और इसमें जो है एक दुर्ग भी था, और इस दुर्ग का नाम था छप्पन कोट। इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद एक नगर बसाया, और उस नगर में एक दुर्ग था, दुर्ग मतलब किला, और उसका नाम था छप्पन कोट। गयासुद्दीन ने जो अलाउद्दीन के समय अमीरों से भूमि ले ली गई थी, उस भूमि को गयासुद्दीन ने अमीरों को वो भूमि वापस कर दी थी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर अमीरों से भूमि ले ली गई थी और गयासुद्दीन तुगलक ने वो भूमि वापस कर दी थी। इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ एवं तीव्रगामी बनाया था। जो डाक व्यवस्था होती है उसको इसने श्रेष्ठ मतलब उसकी ओर काफ़ी ध्यान दिया और उसको तीव्रगामी बनाया था। और जो लगान जो लगता था उस लगान को इसने कम कर दिया था, और उसको 10वां या 12वां हिस्सा लेने का आदेश कर दिया था। चाहे 1/10 1/12 कह लें, या डायरेक्ट कह सकते हैं कि 10वां या 12वां हिस्सा। कि मतलब अगर किसी ने 100 रुपये कमाए हैं तो उसका 10वां हिस्सा 10 रुपये होगा, 10 रुपये कमाए हैं तो उसका 10वां हिस्सा 1 रुपया होगा। ठीक है, 10वां या 12वां हिस्सा लगान के तौर पर इसने लेने की जो है रणनीति बनाई, इसका आदेश दिया था। और घोड़ों को दागने और चेहरा लिखवाने की, जो चेहरा लिखने का प्रथा थी, जो है सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा थी, उसको इसने और विशेषता से और कड़ी से इस चीज़ को इसने लागू किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इस स्लाइड में इतना याद रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। ये नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक था। इसने तुगलकाबाद नहर की स्थापना करवाई थी, और इसने अमीरों से ली गई भूमि को वापस करवा दिया था। इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया, और इसने लगान को कम करके 10वां या 12वां हिस्सा लेने का आदेश दिया था। और इसने घोड़ों को दागने व चेहरा हुलिया लिखवाने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखवाने की प्रथा जो थी, उसको इसने कड़ी से लागू किया था। तेलंगाना विजय अभियान की अगर हम बात करें तो जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की थी। जूना खां जो इसका था वो, तो उसके नेतृत्व में इसने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की। और इस विजय के बाद में जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया था। जब जूना खां ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त कर ली तो उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया।
अगला है तिरुति विजय, ये मंगोलों पर विजय। जूना खां के नेतृत्व में मंगोलों पर विजय प्राप्त की गई थी। गयासुद्दीन ने खुद के नेतृत्व में, अपने नेतृत्व में बंगाल अभियान किया था, और जब ये वापस आ रहा था तो इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को एक संदेश भेजा और उनसे कहा कि तुम भाई दिल्ली छोड़ दो। ठीक है, उनसे कहा कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए। तो इसके जवाब में औलियों ने, जो औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया जो थे सूफी संत, उन्होंने कहा हुनूज दिल्ली दूरस्थ। ठीक है, एक वाक्य उन्होंने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। इसका अर्थ होता है हजूर दिल्ली अभी दूर है। ये संदेश उन्होंने इसको वापस दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन की मृत्यु जब वो बंगाल अभियान से वापस लौटते थे, जब वो वापस लौट रहे थे, तो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर पहले जूना खां के द्वारा एक लकड़ी का महल बनाया गया था, और जब वो उस महल में घुसे तो वो महल गिर गया और जिसमें दब करके उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि एक षड्यंत्र हुआ था, षड्यंत्र के तहत जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु मार्च 1325 ईस्वी में हुई थी। जो गयासुद्दीन थे, ये जब बंगाल अभियान से वापस लौट रहे थे तो तुगलकाबाद से पीछे 8 किलोमीटर पीछे जो है जूना खां के द्वारा एक लकड़ी का महल बनाया गया था। जब ये उसमें घुसे तो वो महल धधरा के गिर गया, और जिसमें दब करके मार्च 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो तुगलकाबाद में स्थित है। तुगलकाबाद शहर इसी के द्वारा स्थापित किया गया है, मैंने पीछे आपको बताया भी, तो वहीं पर इसका मकबरा स्थित है। अगला है शासक मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से है, इसका पुत्र भी था और इसका वो प्रधानमंत्री भी था। तो जूना खां जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जो इसका पुत्र था जूना खां, या जिसका नाम दोबारा मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया था, ये 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अब मध्यकालीन जितने भी सुल्तान थे उनमें ये सबसे ज़्यादा शिक्षित था, विद्वान था, योग्य था। और मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए, क्रूर कृत्य और दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु इसको कहा जाता था। ये था तो विद्वान, शिक्षित था, योग्य व्यक्ति था, लेकिन इसकी जो क्रूर भरी योजनाएं थी, जो सनक भरी योजनाएं थी, उसके कारण इसे जो है स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई थी, तो हम उन योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो 6 योजनाएं हैं। पहली है दोआब में कर वृद्धि योजना, दूसरी है राजधानी परिवर्तन योजना, तीसरी सांकेतिक मुद्रा की योजना, चौथी है खुरासान अभियान की योजना, और पांचवी कराचील अभियान की योजना, और छठी है कृषि उत्पादन वृद्धि की योजना। तो एक एक करके हम सबकी डिटेल भी जान लेते हैं। जो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि और 1326 से 27 ईस्वी में, देखिए दोआब जान लीजिए कि क्या होता है। दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसको कहा जाता है दोआब क्षेत्र। प्रथम योजना के अंतर्गत सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में लगभग 50% तक कर में वृद्धि की। क्योंकि वो खाली खजाने को भरने के लिए उसने दोआब क्षेत्र में करों की वृद्धि की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ क्या कि जब इसने अपने खाली खजाने को भरने के लिए दोआब क्षेत्र के करों में 50% वृद्धि की, तो उसी वर्ष भयानक अकाल पड़ा। किंतु तुगलक के जो अधिकारी थे उन्होंने जुबरन टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, कर वसूलना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि किसानों का विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई कि एक तो अकाल पड़ गया है, फसल हो नहीं रही है, और ऊपर से जो है अधिकारी टैक्स जबरन वसूल रहे हैं, तो किसानों ने विद्रोह कर दिया था। और ये संभवतः जो है किसानों का पहला विद्रोह था। तो इस प्रकार ये भी तुगलक की जो योजना थी ये भी असफल रही, और विद्रोह के कारण इसने किसानों के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया था जो कि किसानों को ऋण उपलब्ध करा सके। दीवान ए अमीर कोही ये नामक विभाग जो है किसानों के लिए बनाया गया था। और बहुत से लोग भारी करों से बचने के लिए जंगलों की ओर भाग गए, जिसके कारण खेती की उपेक्षा की गई और भोजन की भी गंभीर कमी हो गई थी। जो बहुत से लोग थे उस समय, जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, खेती से आमदनी उतनी है नहीं, अकाल पड़ गया है, तो उन्होंने क्या किया कि वो जंगलों की ओर भाग गए
और खेती छोड़ दी। तो जब खेती छोड़ दी तो भोजन की गंभीर कमी हो गई। दूसरी योजना है राजधानी परिवर्तन। ये 1326 ईस्वी से 1327 ईस्वी के बीच की बात है। तो दूसरी योजना में इसने क्या किया कि दिल्ली से राजधानी को देवगिरी, जिस जो वर्तमान में दौलताबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, को स्थानांतरित करने की थी। इसने क्या किया, अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी किया। और इसके विभिन्न कारण थे। देवगिरी उसके साम्राज्य के एक मध्य स्थिति में होना। भाई महाराष्ट्र आप समझ रहे हैं ना, मध्य का क्षेत्र है, तो मध्य में स्थित थी। दूसरा कारण था कि दक्षिण भारत पर नियंत्रण बनाए रखना। तीसरा कारण था मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षित रहना। ये 3-4 कारण हैं, और भी कारण हैं। तो इन कारणों को माना जाता है कि इन कारणों के ही चलते उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया, कि ताकि हम अगर सेंटर में होंगे तो हम रेडियस में हर तरफ से अच्छे से शासन कर पाएंगे, और हम दक्षिण भारत पर नियंत्रण रख सकेंगे, और मंगोलों से आक्रमणों से सुरक्षित रहने के लिए सुल्तान ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। जो देवगिरी थी, इसका नाम बाद में उसने दौलताबाद रखा। लेकिन ये भी योजना उसकी पूरी तरह से असफल रही, और 1335 ईस्वी में उसने लोगों को दिल्ली वापस जाने की अनुमति दे दी। जो लोग दौलताबाद आए थे या देवगिरी में आए थे, उनसे अपील की कि आप वापस दिल्ली चले जाएं। इससे क्या हुआ कि इस योजना के कारण जन धन की बहुत हानि हुई। क्योंकि लोग यहाँ से वहाँ आए और वहाँ से यहाँ फिर गए, तो इससे लोगों में जो है काफ़ी मतलब जन धन की जो हानि हुई। तीसरी योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरी योजना के दौरान उसने फरिश्ता के अनुसार पीतल, जो फरिश्ता है, फरिश्ता एक फारसी इतिहासकार है, उनके अनुसार जो है इसने पीतल और बरनी के अनुसार तांबा धातुओं की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जिनका मूल्य चांदी के टंके के बराबर रखा गया था। मतलब इसने 2 तरीका की मुद्राएं चलाई, एक पीतल की और एक तांबे की। फरिश्ते के अनुसार पीतल की, जो कि फारसी इतिहासकार था, और बरनी के अनुसार तांबे की। देखिए बरनी, मैं आपको बता दूं, बरनी का पूरा नाम है जियाउद्दीन बरनी। ये एक इतिहासकार और एक राजनीतिक विचारक था, जो मोहम्मद बिन तुगलक से लगा करके और फिरोज शाह के काल तक भारत में रहा था। और इसने एक ऐतिहासिक कृति भी लिखी है, और उसका नाम है तारीख़ फिरोज शाही। जो जियाउद्दीन बरनी है, इसकी एक कृति भी है जिसका नाम है तारीख़ फिरोज शाही। आगे बात करते हैं, तो इसके सिक्कों का निर्माण जो है वो गुप्त रूप से नहीं था। गुप्त रूप से न होने के कारण घर घर नकली सिक्के बनने लगे, और पूरे बाजार जो था वो नकली सिक्कों से भर गया। पूरे बाजार में नकली सिक्के ही सिक्के हो गए। तो इसको बाद में क्या किया कि इसको एहसास हुआ कि ये तो गलती हो रही है। तो इसने सबसे कहा कि जिसके पास भी ये सिक्के हैं, नकली सिक्के हैं, वो मुझसे ये सिक्के ले जाओ, और चांदी के वो सिक्के मुझे दे जाओ, और चांदी के सिक्के ले लो। तो इससे क्या किया कि जिनके पास नकली सिक्के नहीं थे, उन्होंने भी असली सिक्के लेने के चक्कर में नकली सिक्के बना बना के और इससे असली सिक्के ले लिए। और इस योजना में भी सुल्तान को असफलता मिली, और राज्य को अत्यधिक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। मतलब बहुत सारा राज्य का नुकसान हो गया। चौथी योजना की अगर हम बात करें तो खुरासान अभियान। चौथी योजना के दौरान सुल्तान ने खुरासान व कराचाल पर अभियान भेजा। 2 हैं, खुरासान व कराचल। तो खुरासान जो विजय करने हेतु इसने अभियान भेजा, तो इसने क्या किया, लगभग 3,70,000 सैनिकों को 1 साल का एडवांस सैलरी पे कर दिया, कि उनको 1 साल की अग्रिम वेतन दे दिया, और उनसे कहा कि हम आक्रमण करेंगे, ठीक है, आप स्टैंड बाय पे रहें, हम आक्रमण करेंगे। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया, और जब परिवर्तन हुआ तो दोनों देशों के बीच में संधि हो गई, और संधि होने से सुल्तान को आर्थिक रूप से अत्यधिक क्षति हुई, क्योंकि इसने सैनिकों को 1 साल का वेतन एडवांस दे दिया था, और उनसे कहा था कि हम जल्द ही युद्ध लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जिसके कारण सैनिकों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। फिर अगला है कराचिल अभियान। तो इसने क्या किया कि सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उनको सेना को दुर्गम जंगली व पहाड़ी रास्तों में भेज दिया कराचिल के लिए, और वहाँ पर सेना भटक गई। और भटक गई तो क्या हुआ, स्थानीय लोगों ने पत्थरों से ही सेना को खदेड़ दिया। इब्न बतूता के अनुसार
इतनी विशाल जो सेना इसने भेजी थी उसमें से लगभग 3 सैनिक या 10 अधिकारी ही बचकर दिल्ली आए थे। बाकी सबके सब मारे गए, कुछ गुम हो गए, कुछ आपस में ही लड़ झगड़ करके आपस में ही खत्म हो गए थे। और ये योजना भी सुल्तान की क्या रही, असफल रही। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता की तेज बुद्धि से प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर लिया था। जो मोरक्को था, ये इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो इब्न बतूता, इसकी बुद्धि बहुत तेज थी। इससे प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर लिया। तो इस प्रकार देख रहे हैं हम कि जो 6 की 6 योजनाएं थी, ये कहीं ना कहीं इसकी योजनाएं जो हैं असफल रहीं और इसने सारी की सारी योजनाओं में बहुत बड़ा इसको जो है नुकसान हुआ था। और अंत में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो गई। और इतिहासकार बदायूं कहता है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। जब ये मर गया था 20 मार्च 1351 को, तो जो इतिहासकार बदायूनी हैं वो कहते हैं कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया था, क्योंकि इसकी जितनी भी योजनाएं थी सारी असफल हो रही थीं। तो इस कारण जो है कहीं ना कहीं जनता की नज़रों में ये गलत साबित हो रहा था हर बात पर, तो इसलिए जनता को इससे छुटकारा मिल गया। अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। इसने 1351 से 1388 ईस्वी तक राज किया था। 1351 में फिरोज तुगलक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई का पुत्र था, जो गयासुद्दीन तुगलक था उनके छोटे भाई का जो लड़का है वो फिरोज शाह तुगलक है, सिंहासन पर बैठा। और फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। और गद्दी पर बैठने के बाद उसने बहुत सारे करों को हटा दिया, बहुत सारे जो टैक्स थे उसने हटा दिया, और उसने शरीयत के अनुसार शासन किया था। और उसने उन्हीं टैक्सों को लगाया था जिन करों का उल्लेख शरीयत में है। जिन करों का उल्लेख शरीयत में नहीं था उसने वो सारे कर बंद कर दिए थे। और फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है। क्यों अकबर कहा है? क्योंकि इसने कुछ ऐसे कार्य किए थे जो प्रशासनिक थे और जो लोगों के लिए कल्याणकारी थे। और फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। और जजिया कर जो सबसे पहले लगाया था, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, है ना। वो अगर वीडियोस आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके देख लीजिए। तो जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। और यह गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। यह गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। जजिया कर की डिटेल का जो वीडियो है वो मैंने बनाया हुआ है, वो आप जा करके प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके उसको देख लीजिए। तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर लगाया था। इससे पहले जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, लेकिन इसने ये कर ब्राह्मणों पर भी लगाया था। राज व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में जो 24 कष्टदायक कर थे, मैंने अभी आपको बताया ना कि इसने करों को समाप्त कर दिया था, तो जो 24 कष्टदायक कर थे उनको इसने समाप्त कर दिया। और इसने केवल 4 कर लगाए थे: खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज लगान को बोला जाता है, और जो खुम्स है युद्ध में लूट का माल, इसको खुम्स कहा जाता है। और जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर था। और जकात जो है ये 2.5% मालदार लोगों से लेकर अपाहिज या असहाय को देने वाला टैक्स था। जो जकात था ये 2.5% हिस्सा जो है मालदार लोगों से ले करके, और जो अपाहिज थे, जो असहाय थे, अनाथ थे, उनको दिया जाता था जकात। और सरकारी सेवाओं को इसने वंशानुगत बना दिया था। वंशानुगत का मतलब है कि जैसे कोई सरकारी कर्मचारी अगर बूढ़ा हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो जिस नौकरी पर वो था वो नौकरी उसके पुत्र को या उसके दामाद को वो नौकरी दे दी जाती थी। और जो उच्च सैनिक थे उनको इसने नगद वेतन की जगह पर जागीर देने की व्यवस्था कर दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। उच्च सैनिकों को ये हो गया। उसके बाद 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार हो गया फिरोजाबाद दिल्ली में, फतेहपुर, जौनपुर, फिरोजपुर। इसने 300 नए नगरों की स्थापना की थी। हिसार, फिरोजाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, फिरोजपुर।
और इसने दीवाने ए खैरात की स्थापना की थी। दीवाने ए खैरात जो है ये अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, लड़कियों की सहायता के लिए इसकी स्थापना इसने की थी। और इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। और इसने सिंचाई के लिए एक नया कर लगाया था जो उपज का 1/10 था, कि जितनी भी उपज होगी उसका 1/10 भाग जो है वो सिंचाई कर होगा, सिंचाई टैक्स होगा। इसने मुद्रा में सुधार किया और इसने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया था, संसगनी, अध और विख। संसगनी जो थी ये चांदी की मुद्रा थी और ये टंका के मूल्य का 1/6 थी। जो टंका मैंने पीछे मुद्रा आपको बताई है ना, ये वीडियो मैंने पहले बताया है आपको पिछले वीडियोस में। अगर आपने लगातार मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो मैंने हर चीज़ को बारीकी से कवर किया है। तो चांदी की मुद्रा टंका के मूल्य का 1/6 थी। और जो अध थी ये तांबे की मुद्रा थी और ये जीतल के मूल्य का 1/2 थी। और जो विख है ये तांबे की मुद्रा थी और ये जीतल के मूल्य का 1/4 भाग थी। फिरोज शाह तुगलक दास प्रेमी शासक था और इसके शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 थी। फिरोज शाह तुगलक के समय जो दासों की संख्या थी वो 1,80,000 थी। और इनकी देखभाल के लिए इसने दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। और इन दासों का जो वेतन था 10 से 100 टंके तक वार्षिक था। और इसने निःशुल्क चिकित्सा के लिए दार उल सफ़ा नामक राजकीय अस्पताल खुलवाए थे। और इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई थी। तो कुछ बातें याद रखिएगा, इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की थी और इसने निःशुल्क चिकित्सा के लिए दार उल सफ़ा नामक राजकीय अस्पताल खुलवाए थे। और इसकी शासनकाल में दासों की संख्या सबसे अधिक थी, 1,80,000 के करीब। और इसने दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। और मैंने पीछे भी बताया कि इसने 5 बड़ी नहरों की स्थापना की थी। इसने दीवाने ए खैरात अनाथ मुस्लिम विधवाओं लड़कियों के लिए स्थापना करवाई थी। इसने 300 नए नगरों की स्थापना करवाई थी। तो ये सारी इसकी उपलब्धियां हैं, या सारे इसके कार्य हैं। और इसने 24 करों को भी ख़त्म किया था और 4 कर लगाए थे, खराज, खुम्स, जजिया, जक़ात, जो मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में बताया है। जब इसकी 1388 ईस्वी में मृत्यु हो गई, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के 2 लड़के थे, एक था फतेह खां और दूसरा था मोहम्मद खां। जो फतेह खां था ये फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। जब फतेह खां की मृत्यु हो गई तो इनका दूसरा पुत्र मोहम्मद खां जो बचा, उसको क्या किया, उसको दासों ने ही राजधानी से भगा दिया। वो बहुत अच्छा शासक नहीं था, उसको दासों ने ही राजधानी से भगा दिया। लेकिन जो फतेह खां था उसकी मृत्यु से पहले उसकी शादी हो चुकी थी और उसके पुत्र थे। तो उसके पहले पुत्र की अगर हम बात करें तुगलक शाह द्वितीय की, जो उत्तराधिकारी बना और इसने 1388 से 1389 ईस्वी तक शासन किया। 1 साल तक इसने शासन किया और उसके बाद में 1389 ईस्वी में भी इसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में फतेह खां का छोटा लड़का, देखिए मोहम्मद खां को तो इन्होंने दासों ने भगा दिया था। फतेह खां जो था वो फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके 2 बेटे थे। एक था तुगलक शाह द्वितीय, ठीक है, और दूसरा था अबू बकर, ठीक है। तो तुगलक शाह द्वितीय 1388 से 1389 ईस्वी तक शासन किया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में उसका छोटा भाई जो था अबू बकर शाह, ये दिल्ली का सुल्तान बना। और इसके बाद में भी छोटे काल के लिए कई और सुल्तान बने, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं था। और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो नसरुद्दीन महमूद बना। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वो नसरुद्दीन महमूद बना। मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक नसरुद्दीन महमूद शाह बना और 17 सितंबर 1398 ईस्वी को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया और तथा वो स्वयं गुजरात को भाग गया था। और उसने पुनः वजीर मल्लू खां ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बैठाया और सन 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई। और इसी के साथ में तुगलक वंश का भी
अंत हो गया था। और 1414 ईस्वी में सैयद वंश आया, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है और आगे हम इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपकी तैयारी में हेल्प करते रहेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, सैयद वंश का, लोदी वंश का? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुगलक वंश का। क्वेश्चन नंबर 2, गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? 29 बार, 15 बार, 45 बार, 35 बार? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 29 बार। क्वेश्चन नंबर 3, डाक प्रणाली को पूर्णतया किसने लागू किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 4, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट के किले का निर्माण करवाया था? आदिलाबाद, तुगलकाबाद, सुल्तानगढ़ी, शाहजहानाबाद? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुगलकाबाद, जहां पर इसका मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? अबू बकर, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? वारंगल, मदुरै, विजयनगर, दौलताबाद? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरै, दिल्ली से विजयनगर? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली से देवगिरी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, जिसको कि टोकन करेंसी कहा जाता है, का प्रचलन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेर शाह सूरी ने? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 9, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक? इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। इसी के साथ में हमारा ये आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। तो अगर आपने वीडियो कब तक हमारा शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ में, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।